बाकायदा आगाज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। घर जाके कुछ भी नहीं पढ़ना था, अय्याशी ही अय्याशी थी। कुछ बातों पे गौर व फिक्र किया। हम हर अगले दिन आके पहले पिछले दिन का एक रिकैप करते हैं, लेकिन कल तो हमने पढ़ाई कोई नहीं की थी। लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपको कुछ बातें याद हैं? जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं सीए के, आइडियली क्या उन्हें एहतियात करनी चाहिए पढ़ने की रूटीन के हवाले से? रोज का काम रोज। यकीन माने आपने ये फलसफा फॉलो कर लिया ना, आप किसी भी वक्त वो टेंशन ज्यादा स्टूडेंट नजर नहीं आएंगे। जो साथ साथ का काम करने से रुक जाता है ना, एक दिन 1 घंटे का काम है ना, नहीं किया तो अगले दिन 3 घंटे का काम हो जाएगा। क्योंकि एक कैपेसिटी है ना, दिमाग भी एक खास लेवल तक सपोर्ट करता है, उसके बाद वो आवाजार हो जाता है कि अब तो बहुत ज्यादा बोरियत हो गई, इंफॉर्मेशन जरा ज्यादा हो गई। तो डेली का काम डेली करते रहे, जिंदगी बड़ी आसान है। एक ये खास बात थी। और कोई खास बात? टीचर्स की लाजमी सुननी है। अगेन नंबर 1, आप एक ऐसे प्रोफेशन में जहां टीचर्स तकरीबन अपनी जाने सर्फ करके बैठे हुए हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं टीचर हूं, मैं तकरीबन सारे कॉलेजेस में जो भी टीचर आपको नजर आएगा वो बच्चों को हेल्प करने के लिए काफी ज्यादा बेताब है, क्योंकि वो बड़ा कुछ छोड़ के आया है और उसे पता है कि ठीक है, अगर मैं खिदमत के लिए आया हूं तो फिर खिदमत भी प्रीमियम लेवल पे होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर खिदमत कैसी, कॉलेज तो पैसे ले रहे हैं। मैंने 2005 में उतनी पैसे देके पढ़ा था जितने पैसे आज आप 2026 में दे रहे हैं। इन्फ्लेशन कहां से कहां पहुंच गई, किराए कितने बढ़ गए, ओवरऑल चीजें कितनी बढ़ गई। लेकिन ये प्रोफेशन अभी भी गरीब परवर प्रोफेशन है। मुनासिब पैसों वाले बच्चों को या मुनासिब फीस में एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, वरना यूनिवर्सिटी में जहां क्लासें होती भी नहीं, एक सेमेस्टर का आपको कितना कितना हैवी पे करना पड़ता है और पूरे हफ्ते में पता लगता है जी 2-1.5 घंटे के सेशन है और उनमें से भी एक का तो इस नजर हो जाता है कि जी ऑनलाइन हो गई क्लास, या फलाना हो गया, या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, या जंग लग गई। अब तो ये बड़ी कॉमन बातें हो गई हैं। पहले को 15, 20, 25 साल बाद जंग होती थी। आप लोग तो हैं ही बहुत तेज जनरेशन। कोविड भी गुजार दिया, मतलब जो 100 साल बाद आने वाली एक्टिविटी है वो भी आपने सह ली। वो जो हम 71 के बाद से किसी जंग में नहीं, या चलें कारगिल वाली बात कर लें, 97 के बाद किसी जंग में नहीं वो हुए थे, आप लोगों ने वो जंग भी करवा दी और डबल करवा दी। साल भी नहीं गुजरा था अभी पिछली जंग को, हम अगली जंग में घुस गए और अभी तीसरी जंग बिल्कुल हमारे बाजू में चल रही है, जिससे अपने आपको बड़ी मुश्किल से बचाए हुए हैं, नहीं तो हम कभी भी उसके अंदर उतरने वाले हैं। तो बहरहाल यही है कि थोड़ा चीजें मुश्किल हैं उन लोगों के लिए जो जरा तेजी से चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने उन टीचर्स को फॉलो कर लें जिन्होंने अपनी लाइफ वक्फ की हुई है और वो खासतौर पर बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना चाह रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी या बाकी जगह के टीचर्स नहीं है, तो उनकी बात जरूर मानना अच्छा है। और फिर यहां तो और स्पेशल बात है भाई, ग्रुप ए के 4 पेपर्स हैं। अगर आप बीएलडी में बैठे हुए हैं तो ये इजीली अज्यूम किया जा सकता है कि आप एफएआर में भी होंगे। तो अगर आपने 3 पेपर उठाए हुए हैं तो उनमें से 2 पेपर्स तो वो हैं जिसमें लास्ट टाइम मेरिट सर्टिफिकेट भी यहाँ के बच्चों के आए थे। एफएआर में जवाद साहब के स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आ गया था और लॉ में मैंने आपको कल बताया था कि वो 2 डबल मेरिट सर्टिफिकेट था 2 अलग अलग सब्जेक्ट में। तो आप उस प्रोफेशन में जहां टीचर की बात माननी जरूरी है और आप उस क्लासरूम में हैं जहां के टीचर्स के स्टूडेंट्स मुसलसल मेरिट सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं, तो इन सबके बाद तो इंतहाई वाजिब हो जाता है कि यार ये कुछ कह रहा है तो सही कह रहा होगा, ये गरीब इसने जिंदगी लगाई है या इसका एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो इसकी बात सुन लेने में शायद आफियत ज्यादा है। तो तीसरी अहम बात ये थी कि टीचर की लाजमी सुननी है। और कोई अहम बात? सबसे अहम बात आप बता नहीं रहे, मोबाइल। अगर सर ये इस तरफ ना है, ये तो जो है ना वो है रेड लाइन है हमारी, इसके ऊपर बात नहीं होगी। तो मोबाइल बिल्कुल यूज करना है, 100% यूज करना है, खुशी से यूज करना है, दिल से यूज करना है, लेकिन मैनेज करके। 10 घंटे आवाजारी से यूज नहीं करना, 6 घंटे एंजॉय करके यूज करना है। तो मैं मोबाइल से भगा नहीं रहा आपको, मैं मोबाइल का दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि एंजॉय करें तो भी एंजॉयमेंट के मूड में और पढ़ें तो पढ़ाई के मूड में। सिर्फ दोनों को थोड़ा सा अलग अलग कर देना है, चीजें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। हम पैरेलल प्रोसेसर नहीं है, हमें बहुत गुमान है कि हम कंप्यूटर की तरह पैरेलल प्रोसेसिंग की स्किल रखते हैं, हम नहीं रखते। खासतौर पर मर्द हजरात नहीं रखते। खवातीन पैरेलल प्रोसेसर होती हैं, वो एक काम करते हुए दूसरा काम सोचते हुए तीसरे काम के बारे में बात कर सकती हैं। तो ऐसे ही मतलब वो
चार चार पांच पांच चीजें एक साथ प्रोसेस हो रही हूँ, ड्रामा भी देख रही होंगी और साथ में पढ़ाई भी कर रही होंगी और हो सकता है फोन पे भी बात कर रही हूँ और सारे काम सही चल रहे हो, उन्हें पता हो फोन पे बात करते करते ड्रामे में कुछ हो गया वो भी पता लग जाएगा। हम फोन पे बात करना शुरू करें उल जुलूल हो जाते हैं, पास वाला इशारे कर करके कुछ बता रहा हूं, तुम कहता हूं नहीं नहीं यार मैं फोन से फ्री होता हूं फिर सुनता हूं। तो मर्द, आप सर्च भी कीजिएगा, जो मेल जेंडर है ये नॉर्मली फोकस्ड होता है लेकिन सिंगल प्रोसेसिंग करता है। हम एक वक्त में अगर एक चीज के अंदर उतरे ना और कोई दूसरी टेंशन आ गई बस वो काम गया। खवातीन वो काम भी अच्छा कर लेंगी, दूसरी टेंशन भी ले लेंगी, तीसरे किसी को टेंशन दे भी देंगी, वो उनके लिए ये मल्टीपल प्रोसेसिंग आसान है। तो ये मतलब मैं मजाक के तौर पे नहीं कह रहा, ये एक फिनोमेना है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना मेल माइंड वर्सेस फीमेल माइंड तो आपको बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगी जो बताएगी कि खवातीन का माइंड मल्टीपल प्रोसेसर होता है, जो मेल्स हैं उनका माइंड मल्टीपल प्रोसेसर नहीं होता, लेकिन उनका मल्टीपल प्रोसेसर होने की वजह से फोकस थोड़ा कम होता है पर टास्क। हम जो काम करते हैं फिर फोकस से करते हैं अगर करें तो। इसलिए अपने आप को अगर आपने खवातीन नहीं काउंट करना या अपने आप को कंप्यूटर काउंट नहीं करना तो आप लोगों ने एक वक्त में एक काम करना है। मैं सामने मौजूद फिजिकल मेल हजरात से बात करूं, अगर कोई खातून मेरी बात सुन रही है तो यू आर प्रिविलेज, आप ऑलरेडी मल्टीपल प्रोसेसिंग कर सकती हैं तो आप बेशक करें, लेकिन ये सामने वाले हजरात को जो है ना रोकना बड़ा जरूरी है। तो मोबाइल को अपने टाइम पे टाइम दिया, पढ़ाई को अपने टाइम पे टाइम दिया, चीजें बेहतर हो जाती हैं। एक दिन में कितना पढ़ना है? मेरा सब्जेक्ट 1 घंटा, कलेक्टिवली हर दिन का टोटल होमवर्क मिला के आपको 3 से 4 घंटे लगने चाहिए। जिस दिन 4 घंटे से ऊपर कलेक्टिवली लगे गलत बात है। मेरे क्लास का काम सिवाय फ्राइडे के किसी दिन करने में 1 घंटे से ऊपर लगे गलत बात है। इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत किया है, आप थोड़ा सा टेंस हैं या आप शायद साथ में कोई और काम कर रहे हैं। अदरवाइज 3-4 घंटे में बहुत बरकत होती है। मैंने आपको बताया था कि जब मोबाइल साइड पर रखा हुआ होता है तो इंतहाई शदीद बरकत होती है। जैसे क्लास में आप लोग मोबाइल ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे होते तो क्लास खत्म ही नहीं हो रही होती। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्लास गुजारी है तो वो नहीं खत्म हो रही होती। आप कहते हैं यार इतना कुछ कर लिया, उसके बाद वो बिल्कुल मार्च के महीने की तरह से हो जाती है, खत्म ही नहीं हो रहा था। जंगे हो गई, डॉलर ऊपर नीचे हो गया, सोना चांदी ऊपर नीचे हो गए, दुनिया भर में अजीबोगरीब मसले आ गए, पेट्रोल की किल्लतें हो गई, लाइनें लग गई, 4 दफा पेट्रोल की प्राइस चेंज हो गई, अफगानिस्तान भी उसी वॉर में चल रहा है, वर्ल्ड कप भी खत्म हो जाता है, पीएसएल भी आ जाता है, वो जुर्माना भी हो जाता है बेचारे का आदमी को जो है वो कुछ बोलने पे, और मार्च का महीना खत्म ही नहीं हो रहा था। रमजान भी, ईद भी, क्लासों की अनाउंसमेंट हो गई है, ग्रुपों में इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई है, बार बार देख रहे हैं तारीख खत्म ही नहीं हो रही, 1 अप्रैल आई नहीं रही थी, तो बड़ी मुश्किल से तो मार्च से बाहर निकले। तो वक्त में बरकत होती है जब आप फोकस से कोई काम कर रहे हो। और कोई खास बात, अब हमारी क्लास से रिलेटेड, हमारी क्लास की क्या एक्टिविटी होगी? हर दिन हम पढ़ेंगे तो आप घर जाके क्या करेंगे? घर जाके आपने पहले तो 5 मिनट जल्दी से उसको सामने देखना है कि हाँ ये वाली बात सर ने कराई थी, ठीक है ये मुझे समझ आ रही है। फिर आपने उसको अपनी किताब में लिख लेना है। लिखना कैसे? कल क्लास से निकलते हुए कुछ लोग कह रहे थे, लोग क्या करते हैं याद करके लिखते हैं, आपने लिख के याद करना है। एफएससी मैट्रिक तक आप क्या करते थे? चीजों को याद करते थे और लिख लेते थे, फिर याद करते थे, दोबारा से रजिस्टर पर लिखते थे, फिर याद करते थे, फिर लिखते थे। वो काम नहीं करना। आपने एक दफा रजिस्टर सामने रख के हूबहू कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई याद करने की जहमत ही नहीं करनी। जब आप लिख रहे होंगे तो इस वक्त पहला काम यह है कि जो किताब में लिखा हुआ है वो बड़े तवज्जो से पढ़ के आप कागज पे लिख रहे हैं। फ्राइडे वाले दिन आपने अपना रजिस्टर उठा के उस दिन याद करने की तरफ आना है। तो आपने ये जो मैं डेली लिखने का कह रहा हूं वो याद करके लिखना नहीं है, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है और उसके बाद दोबारा किताब नहीं खोलनी, अपनी हैंड राइटिंग को याद करना है, जो कि आपको जल्दी भी याद होगी और देर तक रिटेन रहेगी। क्लियर? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन पिछले दिन से रिलेटेड, कोई बात, कोई ऐसी चीज जो आप समझना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो? जो लोग कल नहीं आए थे वो जरूर YouTube पे जाके ओरिएंटेशन देख लें, क्योंकि ओरिएंटेशन में हम एक ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में और बहुत सारी अहम बातें कर रहे होते हैं। तो आप YouTube पे जाके जब SBI लिखेंगे तो वहां पे आपको 2 रिजल्ट नजर आ रहे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट ऊपर आता था, स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस नीचे आता था। अब कुछ बड़ी अच्छी बात हुई है, हालांकि उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन
स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस ऊपर आता है। शायद हम लाहौर बैठे हुए सर्च कर रहे होते हैं तो इसलिए ऐसा होता है, लेकिन बहरहाल पहले लाहौर बैठे बैठे भी इंडिया वाले ऊपर आता था। तो स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस पे आपने क्लिक करना है, वो क्या होता है, वो घंटी का बटन दबाना है और जो है वो सब्सक्राइब करना है। तो खैर वो सब्सक्राइब ना भी करें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम पहले हफ्ते अपनी ट्रायल वीडियोस वहां पे डालते रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास एक ऐसी चीज है कि बच्चा एडमिशन लेने के ना 2-3 हफ्ते बाद पढ़ना शुरू करता है, कहते हो नहीं ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये तो बड़ा अजीब सा पैटर्न है। तो हम ये करते हैं कि लोगों को एक हफ्ते तक पब्लिकली व्यू देते रहते हैं कि दिस इज द क्लास जो हो रही है, ताकि जो भी एडमिशन ले उसे पता हो कि टीचर किस तरह से नजर आ रहा है, वो स्लाइड के अंदर नजर आ रहा है। जैसे जो जवासा वाली क्लास है वो लाइव और तरह से रिले हो रही होती है, और जब अपलोड होती है तो वो तरह थोड़ा सा रिफाइन मोड होता है। मेरी क्लास में उस तरह से मैं स्क्रीन के अंदर नहीं बैठा होता, मैं चलता फिरता नजर आ रहा होता हूँ, यहाँ पे कंटेंट नजर आ रहा होता है। तो हर टीचर का हम ग्रुप बी इससे पीछे शुरू हुआ था, तो इन दिनों अब ग्रुप ए की एक हफ्ते तक यूट्यूब पे वीडियोस जाती रहेंगी डेली बेसिस पे, तो आप उसको देख के असेस कर सकते हैं कि चीजें किस तरह से चल रही हैं। और इसमें होता ये है कि जब स्टूडेंट्स इन दिनों आ रहे होते हैं ना, तो एक एक करके एडमिशन ले रहे होते हैं, तो फिर बहुत जल्दी से हम उनके पोर्टल्स को प्रोसेस नहीं कर पाते। तो हम ये करते हैं कि हम एक टाइम तक एक्यूमुलेट करते हैं, 3-4 दिन 4-5 दिन गुजरने तक जितने भी स्टूडेंट्स आ गए होते हैं, फिर हम एक गो में प्रोसेसिंग करके उनको फिर इकट्ठे ही वो सारी एक्टिविटीज वगैरह गुजारते हैं। अदरवाइज हर स्टूडेंट जब जब ज्वाइन करता रहे तब तक हम वो करते रहे तो बिल्कुल खिचड़ी पक्की रहती है। तो इस दौरान जिसने डबल एडमिशन लिया, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी है, जिसने ऑनलाइन ओनली एडमिशन लिया है, तो उसको यूट्यूब पे भी साथ साथ हमारी वीडियोस मिलती रहती है। ये सब बताने का मकसद ये था कि अगर आपका इन शुरू के 5-6 दिनों में कोई लेक्चर मिस हो तो नहीं परेशान होना, आप उसको यूट्यूब पे उस लेक्चर को ले सकते हैं। तो ओरिएंटेशन लाजमी लेनी है। जिनकी कल ओरिएंटेशन में हुई थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसमें हम एक ओवरऑल स्कोप क्लियर करते हैं कि हम क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे। कोई सवाल कल से रिलेटेड? मेरिट सर्टिफिकेट पूरे पाकिस्तान में एक ही आता है, एक सब्जेक्ट? जी, अब मेरिट सर्टिफिकेट क्या पूरे पाकिस्तान में एक ही आता है। आज 2 अप्रैल सन 2026 की डेट तक ऐसे ही होता रहा है। रिसेंटली आईकैप ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि एक सब्जेक्ट में 5 मेरिट आएंगे। कल मैंने इसी चीज का जिक्र किया था कि अब देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि इस अकेली क्लास में से शायद 3 बच्चों के मेरिट आ जाएं आउट ऑफ दोस 5। तो अभी तक ये होता है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही टॉपर होता है, यानी कि लास्ट टाइम FAR में पूरे पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया और किसी ने नहीं टॉप किया। यानी कि वो अगर हम कहते हैं ना कि हमारा ये मेरिट आया है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो हमारे अकेले, यानी पिछले सेशन में हमारी 4 अचीवमेंट थी, FAR 1, B लॉ, C लॉ और ओवरऑल कैफ का गोल्ड मेडल। 9 में से 4 जो पाकिस्तान के 9 टॉपर्स हैं, उनमें से 4 हम लोगों से रिलेट कर रहे थे। तो एक सब्जेक्ट में एक मेरिट आता रहा है अभी तक। अब आने वाले रिजल्ट से आई कि अपने मेरिट सर्टिफिकेट्स का जुम्मा बाजार लगा दिया है, क्योंकि होता ये था कि वो बड़े सिलेक्टेड जगह पे मेरिट आता था, फिर जब वो कहीं शेयर करते थे तो बाकियों का दिल दुखता था, उन्हें कहा ये क्या बात है। और कई दफा क्या होता है कि एक बच्चे की बड़ी सी तैयारी होती है क्लास में और टीचर सोच रहा होता है मेरिट सर्टिफिकेट लेगा, वो 1 आध नंबर से रह जाता था। अब कम से कम 5 बच्चों को अपॉर्चुनिटी हर सब्जेक्ट में मिल जाया करेगी कि वो टॉप स्टूडेंट्स में आ जाए। तो अब से ऑनवर्ड फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या इंस्टा पे हर कॉलेज ही बता रहा होगा हमारे इतने बच्चों के मेरिट आ गए, हमारे इतने बच्चों के, तो आइए अपने सबको खुश कर दिया। जी जी, अब अगेन बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं तो क्या फिर भी उसका मेरिट रोक सकता है? मेरिट के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, आपने जितने पेपर उस अटेम्प्ट में दिए हैं वो सब के सब उस अटेम्प्ट में इकट्ठे पास हो। आपने 3 पेपर दिए, 2 पास हुए और 1 रह गया। जो 2 पास हुए तो उसमें से 1 में आपने 90 नंबर लिए हैं, हाईएस्ट पाकिस्तान में, मेरिट नहीं आएगा। तो रूल नंबर 1, जितने पेपर दे रहे हैं, अब आप 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं या 4 दे रहे हैं, अब इसकी तादाद भी वो प्लस माइनस करते रहते हैं। कभी वो 3 कह देते हैं, ज्यादातर वो ये कहते हैं कि आपने जितने पेपर अटेम्प्ट में, 2022 में मेरे एक स्टूडेंट ने PRC के बाद फास्ट ट्रैक में बीलो उठाया और सिर्फ बीलो दिया था और मेरिट आ गया उसका। एक अकेला पेपर उसने अटेम्प्ट किया था। तो ये वाला रूल आईकैप के कितने अटेम्प्ट करने हैं उसको प्लस माइनस करता रहता है। कभी वो 3 कहते हैं और कभी कहता है कि आप जितने भी अटेम्प्ट करें। तो पहला रूल, आप जितने पेपर अटेम्प्ट करें वो सबके सब पास हो। दूसरा रूल, जिस सब्जेक्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट की वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम किसी ने PRC किया, टैक्स उठाया, पेपर दिया, खुदा ना खास्ता पेपर रह गया। इस दफा उसने लॉ उठाया, टैक्स उठाया, रिपोर्टिंग उठाया और लॉ में उसके हाईएस्ट मार्क्स आ गए। तो अगर वो तीनों पास हो गए और लॉ की वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो टेक्स्ट वाला पेपर है वो रिपीट पे दे रहा था। मतलब रिपीट कर रहे हैं लेकिन दूसरे से हाँ, इसका मतलब है जो सब्जेक्ट आप रिपीट कर रहे हैं उसमें मेरिट नहीं आ सकता, लेकिन उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में आ सकता है। तो दो बुनियादी शर्तें क्या हुई? नंबर 1, जितने पेपर दिए वो 2 थे, 3 थे, 4 थे, वो सब के सब पास हो। नंबर 2, जिस सब्जेक्ट में आप मेरिट चाहते हैं उस सब्जेक्ट की वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट हो। और अटेम्प्ट किसे कहते हैं? अटेम्प्ट कहते हैं जब आपने आईकेप में जाके अपनी अटेंडेंस शीट साइन की होती है। फर्ज करें आपने पिछली दफा बीएलडी का आप में से किसी ने दाखिला भेजा और पेपर के करीब लगा कि नहीं भी मैं तो पेपर नहीं दे सकता, आप बैठे ही नहीं वहां जाके, अगर आप एग्जाम हॉल तक नहीं गए तो टेक्निकली आपकी अभी तक बीलॉ की अटेम्प्ट नहीं हुई। तो फिर वो पहली अटेम्प्ट वो काउंट होगी जिसमें आप पहली दफा अटेंडेंस शीट साइन करेंगे। तो दाखिला भेज देना इज नॉट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट तब होगी जब आप जाके वहां पे अटेंडेंस शीट साइन करके आएंगे। एफटीएस का भी सर यही सीन होगा। जी एफटीएस का भी यही सीन होगा। जी, अब अगेन इस वाले पॉइंट को कंप्लीट करते हैं, फिर एफटीएस की तरफ आते हैं कि भी एफटीएस क्या है। ये दो बातें समझ आ गई। तीसरी बात, उस सब्जेक्ट में कम से कम आपके नंबर 70% होने चाहिए। ये इसलिए है कि हो सकता है 6 ऐसे बच्चे हों जिनमें से किसी के 85 नंबर हो, किसी के 86 नंबर हो, किसी के 72 नंबर हो, 73 नंबर हो, लेकिन वो किसी और रूल से डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो 70 प्लस पे वो आप उस जोन में एंटर हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके 70 से नीचे हैं और बाकी किसी रूल पे पूरे नहीं उतर रहे तो दिस कैन हैपन कि आईकेप का इस दफा इस सब्जेक्ट में कोई मेरिट नहीं आया। तो मेरिट लेने के लिए 3 शर्तें, कम से कम 70 नंबर उस पेपर में जिसमें आप ख्वाहिश कर रहे हैं। नंबर 2, उस पेपर की वो पहली अटेम्प्ट हो। नंबर 3, उस पेपर के साथ जितने दिए हैं वो 2 थे, 3 थे, 4 थे, जितने भी थे वो सब के सब पास होने चाहिए। तो ये सारी शर्तें इकट्ठी मीट होती हैं तो फिर आप मेरिट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब उन्होंने ये जो 5 मेरिट और वो वाला किया है तो उसके बाद फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा डॉक्यूमेंट दिया जिसमें उन्होंने कुछ और रूल्स बताए हैं। तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो वहां पे भी बात आ जाएगी। मैंने कहा था कि मेरिट वाली बात अभी नहीं, मैं थोड़ा आगे जाके जरा थोड़ा और डिटेल में करूंगा। तो अभी मैं उसकी क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरिट लेने के लिए हमने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है उस पर बात तकरीबन थोड़ा सा टाइम ठहर के एक दफा क्लास जम जाए, थोड़ा सा पढ़ाई शुरू हो जाए ताकि जरा आगे चलें तो फिर वो वाली बात दोबारा होगी। तो कोई बेनिफिट वगैरह है? जी, मेरिट वाले बच्चे को कोई बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, आपकी सीवी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक फर्म में 10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ और उनमें से एक के पास मेरिट आया हुआ है तो टेक्निकली एवरीवन प्रिज्यूम कि ये लाइक बच्चा है, बट ये अकेला गारंटी नहीं कर देता। एक दफा एक स्टूडेंट था, उसका उसमें कैफेट उस जमाने में होता था, कॉस्ट का पेपर, उसमें उसका मेरिट सर्टिफिकेट आया था, सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में थे, किसी बड़ी फर्म में नहीं हुआ। इसलिए कि वो कहता था कि भाई मैं अपना शरई हुलिया क्यों बदलूं आईकेप के चंद लोगों के कहने पे। तो वो इंटरव्यू देने जब जाता था तो सर पे नमाज की टोपी होती थी, टखने तक शलवार चढ़ी भी होती थी, और वो सामने वालों को काफी हद तक ये फील देता था कि जो है ना भाई मैं तुम्हारे पास हूं या ना हूं लेकिन तुम लोगों का मुसलमान होना बड़ा जरूरी है। तो अब ऐसे में ना फिर वो फर्म वालों को थोड़ी सी खिंच खाते हैं। वो कहते हैं यार ये थोड़ा सा जरा ज्यादा एक्सट्रीम बंदा है, ये क्लाइंट्स पे जाएगा तो वहां पे भी सही से काम नहीं करेगा या कुछ और। तो समटाइम क्या होता है, आप अपने हुलिये की वजह से या अपनी किसी अजीब सी हरकत की वजह से उनको होता है कि नहीं भाई हम इसके साथ क्यों चले। अब किसी के मजहबी हुलिये का कोई मसला नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किसी मीटिंग में उसको भेजना और वहां पे सारे लोग सूट पहन के आए हुए हों और उस बंदे ने वहां जाके कोई प्रेजेंटेशन देनी है और वो कहे जी मैंने तो अपने आप को नहीं बदलना, तो फर्म वालों के लिए मुश्किल हो। तो बजाय इसके कि उस वक्त लोग उनकी ईमान को जज करें कि भाई ये क्या बात है, तुमने इस बंदे को कुर्ता शलवार क्यों नहीं पहनने दिया, तुमने इस बंदे को टखने से ऊपर शलवार क्यों नहीं करने दी, तो वो उस बंदे को रखें क्यों जिसके कल को जाके इस तरह के मसले आए। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि सिर्फ मेरिट सर्टिफिकेट अकेला वो काफी नहीं है। अच्छा, मेरिट का एक फायदा ये हुआ कि जब भी आप किसी को बताते हैं या जब भी कहीं पे भी, एक तो सोशल मीडिया पे बहुत मशहूरी हो जाती है, लोग आपको फ्रेंड करना शुरू कर देते हैं, यार ये बच्चे का मेरिट आया ऐसे पता होगा। अच्छा, आपको भी नहीं पता होता कि कैसे आ गया, ठीक है, लेकिन आप जो है ना वो फलसफी बन जाते हैं, दानेश्वर बन जाते हैं, आप ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। तो वो एक पब्लिक रिकग्निशन भी है, आपकी सीवी भी स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपने कोई गलत हरकत नहीं की तो आपके फर्म्स के अंदर या बेहतर फर्म के अंदर चांसेस भी थोड़े से ब्राइट हो जाते हैं। और सबसे मजेदार फायदा, कॉलेज आपको स्कॉलरशिप दे देता है। यानी अगर एक बच्चे ने हमारे किसी सब्जेक्ट में मेरिट ले लिया तो उस पेपर से लेके केस स्टडी पेपर तक उसको कभी कॉलेज की फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो तकरीबन हम इसको 2.5 लाख की स्कॉलरशिप कहते हैं। और
अगर एक बच्चा कैफ 8 में जाके मेरिट ले तो उतना फायदा नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी उस बच्चे की जिसने कैफ 1 में ले लिया था, कि शुरू के पेपर में ले लिया तो आगे सारा फ्री हो गया। तो ग्रुप ए में अगर आप अभी मेरिट ले लेते हैं तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, सीए फाइनल, वो सीफेप और केस स्टडी, किसी भी जगह आपको कॉलेज को फीस नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, आईकेएफ वाले तो जाहिर आपसे पैसे लेते रहेंगे। किसी भी कॉलेज नहीं, अगेन भाई वही बात है कि वो कॉलेज आपको एंडोर्स कर रहा है ना, यानी बाकी कॉलेज हो सकता है आप दूसरे कॉलेज को जाके कि मैं अच्छा बच्चा हूं तो वो हो सकता है आपको डिस्काउंट ज्यादा दे दें। हमारे कॉलेज में या जो हमारा स्टूडेंट अगर मेरिट लेके आया होता है तो फिर उसके बाद उसकी सारी फीस वेव हो जाती है। यानी हम कहते हैं कि बच्चे ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसके वालिदैन को अभी से ही उसका बेनिफिट मिले, कि उनको खुशी हो कि भाई हम हर सेशन 50-60 हजार 70 हजार जो खर्च थे हमारे बच्चे की वजह से ये हमारे पैसे बच गए। अगेन फिर वो बच्चा कहता है जी मेरे वालिदैन को सपोर्ट कर दिया, मेरा क्या हुआ? तो 50,000 रुपए बच्चे को कैश मिलता है, मेरिट सर्टिफिकेट वाले को, गोल्ड मेडल वाले को 1 लाख रुपए कैश मिलता है, ताकि उसको भी अप्रिसिएशन मिले। सर गोल्ड मेडल का क्या क्राइटेरिया होता है? गोल्ड मेडल का क्या क्राइटेरिया होता है? सब्जेक्ट, 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मेरिट नहीं आता, गोल्ड मेडल आता है, ऑडिट और रिपोर्टिंग, जो सीपीआर है और जो ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स है। इन 2 सब्जेक्ट्स में वो कहते हैं कि ये 2 प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं कि हम लोग अकाउंटिंग की या ऑडिट की सर्विसेज दे रहे होते हैं ज्यादा। तो इन 2 सब्जेक्ट में आईकेएफ ने अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ मेरिट नहीं देंगे, यहाँ जो मतलब हाईएस्ट अचीवमेंट होगी उसको मेरिट के बजाय गोल्ड मेडल कहेंगे। फिर तीसरा एक गोल्ड मेडल है जो ओवरऑल कैफ की बेस्ट परफॉर्मेंस में मिलता है। जैसे जिस बच्चे का हमारा कंपनी लो का मेरिट आया था उसने 8 पेपर दिए थे, उसका ग्रुप ए में भी एक मेरिट एक सब्जेक्ट में आया था, फिर ग्रुप बी में इसमें कंपनी लो में मेरिट आया था और ओवरऑल उसको परफॉर्मेंस के ऊपर फिर गोल्ड मेडल मिल गया था। तो 3 गोल्ड मेडल है और 6 मेरिट सर्टिफिकेट है, ये टोटल 9 अचीवमेंट्स होती हैं। तो गोल्ड मेडल का ये नहीं है कि बच्चे ने जो है बहुत ज्यादा नंबर ले लिए तो वो मेरिट की वजह से गोल्ड मेडल मिल गया। लॉ में उसे कभी भी गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा जब तक आईकेएफ लॉ के अंदर गोल्ड ना अनाउंस कर दे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में उन्होंने एलोकेट किया मेरिट। तो अगेन मेरिट सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडल टॉपर को कहते हैं। बस गोल्ड मेडल में ये है कि वो बकायदा एक फिजिकल छोटा सा क्यूट सा गोल्ड मेडल भी मिलता है। तो वो एक मजेदारी वाली बात होती है। वो पता नहीं उसकी ग्रामेज कितनी होती है, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा पतला सा, वो ऊपर उसका कुछ ना कुछ वैरायटी लगाते होंगे, लेकिन वो उसको असल में गोल्ड मेडल मिलता है। अब हो सकता है उसमें प्लेट हल्की सी गोल्ड की लगी हुई हो, पीछे कुछ और हो, मैंने कभी उसकी कंपोजिशन को ज्यादा डिटेल से नहीं देखा, लेकिन बहरहाल वो उन बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाया जाता है। ये दोनों जो सब्जेक्ट जिसमें गोल्ड मेडल है वो ज्यादा टफ है। जी, क्या ये 2 सब्जेक्ट ज्यादा टफ है? नहीं, ऐसा में आईकेएफ के मूड पे डिपेंड करता है ना भाई। आईकेएफ में उन्होंने एक जी फलाना अजीम आदमी गुजरे, उन्होंने कहा जी इनकी याद में क्या मनाए, उन्होंने कहा चलो इनकी याद में गोल्ड मेडल दे देते हैं जी, कस्बाती गोल्ड मेडल, ये अशफाक गोल्ड मेडल, ये फलाना गोल्ड मेडल। तो इस तरह से कुछ लोगों के नाम पे गोल्ड मेडल है। तो अब जब उन्होंने सोचा कि ग्रुप बी में कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वो करें, उस वक्त सीएम में जो है वो ग्रुप ए में था, वरना सीएम में डिजर्व करता है, जिसको मैक कहते हैं, वो डिजर्व करता है कि उसमें गोल्ड मेडल हो। तो उन्होंने फिर प्रोफेशनल जो 2 सब्जेक्ट हैं, हम लोग आगे जाके जो काम करते हैं, भी थोड़ा मैंने बताया कि या वो अकाउंटिंग सर्विसेज होती हैं या वो ऑडिटिंग सर्विसेज होती हैं। तो इसलिए ऑडिट के पेपर को उन्होंने प्रैक्टिकल पेपर काउंट किया और रिपोर्टिंग के पेपर को। तो इन 2 पेपरों में भी गोल्ड मेडल है। अब अगर वो दोबारा से और ऐड करेंगे तो किसी ना किसी और पेपर पे ऐड कर देंगे। तो इसमें कोई वो नहीं है कि जी ये उस सब्जेक्ट में क्या खास बात है, बस उस वक्त उनकी नजर उस सब्जेक्ट पे पड़ गई। जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? भाई ने एफटीएस के बारे में पूछा था। एफटीएस है क्या? आपका फुल टाइम स्टूडेंट नंबर। सबसे पहले आपको पीआरसी में एक नंबर मिलता है, CEN। फिर जब आप पीआरसी कंप्लीट करके कैफ में आते हैं तो फिर उस नंबर की कन्वर्जन होती है CRN में। उस नंबर की कन्वर्जन का क्या तरीका है, मैं उस गहराई का मुझे नहीं पता, वो फ्रंट ऑफिस वालों को पता होता है कि उसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से करना है। लेकिन एफटीएस से ना एक बच्चे की काउंटिंग होती है। ये नहीं, अगर हमने ये समझना है, जैसे कल एक बच्चा आके मिला, उसने कहा सर मेरा भी मैंने कैफ के आखिरी पेपर दिए हैं और मेरा एफटीएस 44 है। तो फिर हम समझ लेते हैं कि अच्छा 44 एफटीएस का मतलब ये है कि 2025 की इसने पहली अटेम्प्ट दी होगी। यानी कि एफटीएस से ये अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा कितनी अटेम्प्ट्स पीछे सीए में रजिस्टर हुआ होगा। तो एफटीएस 44 टू माय अंडरस्टैंडिंग इज उस बच्चे ने पहला पेपर स्प्रिंग 2025 में दिया होगा, दूसरा ऑटम में दिया होगा और तीसरा स्प्रिंग 26 में दे दिया होगा। तो उसके आगे वाला 45 होगा, फिर जिसने पिछले दिए होंगे वो 46 होगा। आप लोग शायद 46 या 47 टाइप के एफटीएस में होंगे, पता नहीं भी आप लोगों को मिला या नहीं मिला।
जी अब अगेन अगर आपको एफटीएस मिल चुका है और अटेम्प्ट मिस हो जाए तो फिर तो नुकसान होगा, लेकिन अगर अभी आपके पास एफटीएस नहीं है और फर्ज करें पीआरसी में आपको टाइम लग गया और अभी आपके एफटीएस नहीं मिला तो फिर वो एफटीएस उस हिसाब से चलता है। लेकिन एफटीएस के लिए कब अप्लाई करते हैं, वो किस वक्त कन्वर्ट होता है, ये थोड़ी सी ऐसी बात है जो शायद मतलब मेरे उसमें नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये वो वाली चीजें जो डे टू डे बच्चों को आईकेएफ से आती हैं और हमारे फ्रंट ऑफिस या कोऑर्डिनेशन वालों को पता होता है। मैंने वो चूंकि वो रूल्स इतनी दफा बदलते रहते हैं तो मैंने उसको एग्जैक्टली याद नहीं रखा हुआ कि वो एफटीएस, मैंने वो याद रखा हुआ जो मेरे सब्जेक्ट वाला बात है कि भाई मेरिट कैसे आएगा, फलाना किस तरह से होगा। तो आप फ्रंट ऑफिसर से या कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि जी एफटीएस का क्या वो होगा, हम कब अप्लाई करेंगे तो हमें कब एफटीएस मिलेगा। जी अटेम्प्ट तब काउंट होती है जब आप अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन अगेन फॉर एग्जांपल एक भाई को एफटीएस मिला हुआ है, उसने एक अटेम्प्ट दे दी, अगली 3 अटेम्प्ट उसने नहीं दी, लेकिन उसका एफटीएस नंबर तो वहीं खड़ा हुआ है ना। तो होगा ये कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे का एफटीएस हो 42, उसके बाद उसने एक अटेम्प्ट दी और आगे 4 अटेम्प्ट नहीं दी और मुझे आके मिले और कहे सर मैं एफटीएस 42 हूं, तो मैं समझूंगा ये 5 अटेम्प्ट पुराना स्टूडेंट है। परसेप्शन लोगों के जहन में एफटीएस नंबर से, वो एफटीएस नंबर से अंदाजा लगाते हैं कि ये कितना पुराना है। अब वो किसी वजह से पेपर दे सका या नहीं दे सका, वो एफटीएस नंबर पे नहीं लिखा हुआ आ रहा होता। तो होता ये कि एफटीएस से एक टिपिकली पहचान होती है कि इसका बैच कौन सा था, ये स्प्रिंग 2025 वाले बैच से स्टार्ट करने वाला बच्चा है, या ऑटम से स्टार्ट करने वाला बच्चा है, या अगले स्प्रिंग से स्टार्ट करने वाला बच्चा है। तो कई दफा ये जो फास्ट ट्रैक वाला चक्कर होता है, लोग पीआरसी के पेपर से फ्री होते हैं और उसके बाद जल्दी से फास्ट ट्रैक में एक आध पेपर उठा लेते हैं, तो उनकी उस अटेम्प्ट से उनका एफटीएस काउंट होना शुरू हो जाता है। उनके साथ के कुछ लोग हैं फास्ट ट्रैक नहीं उठाते, वो अगले सेशन पहली दफा उठाते हैं तो उनका एफटीएस वहां से काउंट हो जाता है। तो इसमें छोटी बहुत टेक्निकलिटीज है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बता सकूंगा, जो फ्रंट ऑफिस या कोऑर्डिनेशन जिनके पास डे टू डे जिनका काम है, तो उनको आज का अप टू डेट रूल पता होगा कि इस वक्त एफटीएस या सीएन नंबर या सीआरएन नंबर वगैरह का क्या रूल है। जी एफटीएस से हटके क्या अटेम्प्ट काउंट होगी या नहीं होगी, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। पुराने जमाने में रूल होता था कि आप एक पेपर में 6 अटेम्प्ट दे सकते होते थे। अब रूल ये है कि जिस दिन आपने पहली अटेम्प्ट दी वहां से आपका 5 साल का टाइम शुरू हो जाता है। 5 साल का मतलब है ये 10 अटेम्प्ट्स। अगेन इसमें भी पिछले बच्चों को एक एज मिल गया कि आई के पहले मार्च में अटेम्प्ट लेता होता था, तो उसने जो 5 साल काउंट किए तो वो मार्च से स्टार्ट होने वाले बच्चों का ऑटम अटेम्प्ट में टाइम खत्म हो जाना था। लेकिन हुआ ये कि वो मार्च के अटेम्प्ट को फरवरी में ले गए, 5 साल पूरे होने होते फरवरी के एंड पे, तो वो मार्च के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे। लेकिन चूंकि अटेम्प्ट फरवरी में आ गई तो उन बच्चों को एक बोनस अटेम्प्ट मिल गई। तो वो तमाम लोग जो कि 2022 में जिनकी सारे पेपर रहते थे, उन लोगों को एक एक्स्ट्रा 2027 की फेब अटेम्प्ट भी मिल चुकी हुई है। तो आईकेप अटेम्प्ट को मंथ्स के हिसाब से काउंट कर रहा होता है। तो 5 साल का मतलब है 10 अटेम्प्ट्स या 60 महीने। तो जिस दिन आप अपना पहला इम्तिहान देते हैं वहां से 60 महीने के अंदर अंदर आपने कम से कम 6 आउट ऑफ 8 पेपर पास करने होते हैं। अगर आपके कम से कम इतने पेपर पास हो जाते हैं और आपके 2 या 2 से कम पेपर रह जाते हैं तो फिर आईकेप आपको 12 और इजाफी महीने देता है कि ठीक है आप तो बहुत ही करीब पहुंच गए हो, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करते। और फिर वो 12 महीने में अगर वो कवर कर ले तो यानी कि सीए स्टार्ट किए वे 12 अटेम्प्ट्स का तकरीबन क्वेश्चन होता है कि हम ये 8 पेपर पास करें। असूलन किसी के शुरू की 2-3 अटेम्प्ट में नहीं पेपर पास हो रहे तो उसको अच्छे टाइम पे सोच लेना चाहिए, खामखा जिद नहीं करनी चाहिए, टकरे नहीं मारनी चाहिए। हाँ आप दरमियान में और आपके 2-3 पेपर रह गए हैं तो फिर स्ट्रगल करके उस जर्नी को जरूर आगे लेके चलें। लेकिन अगर शुरू की 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में एक गलत सिग्नल मिला और लग रहा है कि नहीं भाई ये तो शायद खुश्क एजुकेशन है, नहीं हो रही, तो टाइम से छोड़ दें, क्योंकि उस वक्त आपके पास मार्जिन होता है कहीं और जाने का। जी जिसका 3 अटेम्प्ट्स में और जिसका 5 में है, दोनों को उसको क्या मिलेगा कि जो 5 में? जी अब ये 5 अटेम्प्ट्स में किसी ने किया और किसी ने 3 अटेम्प्ट्स में किया हो तो 3 अटेम्प्ट वाले को क्या एज मिलेगा? ऑब्वियसली उसका एफटीएस नंबर थोड़ा सा जरा ज्यादा यंग होगा। भाई आपके पास 2 एप्लीकेंट आए और एक ने कहा मेरा एफटीएस 44 है और एक ने कहा एफटीएस 42 है और दोनों का आज के एफ कंप्लीट हुआ है, तो ये माना जाएगा कि 44 वाला लाइक बच्चा है और 42 वाला थोड़ा सा कम लाइक बच्चा है। यानी ये फर्म की जबान में आपको बता रहा हूं, अदरवाइज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा फर्स्ट टाइम में पास कर रहा तो वाकई अच्छा बच्चा भी है
और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जिस बच्चे ने 8 अटेम्प्ट्स लगाई हैं, हो सकता है उसमें से 5 अटेम्प्ट्स तो वो बेचारा अपने फादर के साथ हॉस्पिटलाइजेशन देखता रहो। तो दुनिया की परसेप्शन थोड़ी सी ज्यादा अटेम्प्ट से बन जाती है कि हाँ भाई ये बच्चा थोड़ा सा जरा बाकियों से पीछे है, बस ये दुनिया की परसेप्शन है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि ये बहुत अर्ली है ये सारी बातों के लिए। ये सारी बातें वो सोचता है जो फेल होना शुरू हो जाता है। आप तो फेल हुए ही नहीं अभी, और आपने फेल होना ही नहीं। फेल वो होता है जो सोचता है कि मैं फेल हो सकता हूं। तो जब आपने फेल होना ही नहीं है तो ये सोच आनी ही नहीं चाहिए जी। सर अगर किसी ने अब तो उसके बाद पढ़ाई भी शुरू करनी है हमने, याद रहे। मैं पूरा सेशन आपके सामने हूं इंशाल्लाह ताला, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं बहुत सारी बातें जहां मुझे पता होगा वो सारी बताऊंगा, जहां कोई ऐसी छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री बात होगी जो मेरी नजर से नहीं गुजरी होगी मैं उस पर माजरत कर लूंगा। सर अगर किसी बच्चे को मेरिट लेना है तो आपकी नॉलेज या अकॉर्डिंग उसको नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ना चाहिए या उससे मतलब आज जैसे इन्होंने कहा अगर एक बच्चे ने मेरिट लेना है तो उससे क्या नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ना चाहिए या सुपरमैन बन जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? याद रहे कि मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं और कल भी बता चुका हूं कि मैं इंशाल्लाह ताला तसल्ली से वो सारे अहम नुकात शेयर करूंगा जो एक बच्चे में होने चाहिए मेरिट लेने के लिए। लेकिन इस वक्त तो आप अभी तो शुरू वाले झटके में कि अच्छा सीए शुरू हो गया, अच्छा कैफ शुरू हो गया, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तक पता नहीं क्या होता है, तो इस टाइम पे वो सारी इंफॉर्मेशन बेकार चली जानी है। कुछ 3-4 हफ्ते गुजरने पे आपको अपने बारे में पता लग गया होगा, मिजाज भी समझ आ गया होगा। फिर जब मैं कुछ अच्छे नुस्खे शेयर करूंगा तो ये सिर्फ आज आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि उन बच्चों में कोई बहुत ज्यादा खास बात नहीं होती। मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूं, ये बच्चा जिसने ग्रुप ए बी दोनों में टॉप किया, यानी कि पूरे पाकिस्तान में टॉप किया और कमती लॉ में टॉप किया, ये जो मुजम्मिल ताबानी, पेपर से 7 दिन पहले इसकी मेरे पास मेल आई थी। इसने कहा सर मुझे ना ये कंपनी लॉ के अंदर चैप्टर 3, कमती लॉ में 10 चैप्टर, ये पहले होते थे 12 चैप्टर, अकेला उसका पेपर दे रहा था वो। उसने कहा सर चैप्टर 3 काफी बड़ा है, वो मेरे से तैयार नहीं हो रहा। अब चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन बड़ा भी बहुत है, 11-12 सफ़े का चैप्टर है। तो वो मतलब 11-12 सफ़े को मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपके हाथ में जो हैंडआउट्स हैं उसमें शायद 2 चैप्टर हों 3-3 सफ़े के। तो जब बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर उस तरह से नहीं होते, लेकिन वो बड़ा चैप्टर था। उसने कहा सर मैं पैनिक हो रहा हूं, ये मेरे से याद नहीं हो रहा, क्या इसमें कोई सिलेक्टेड टॉपिक तैयार कर लूं? अब अगेन उस मेल के वक्त मुझे तो नहीं पता कि वो मेरिट वाला बच्चा है। मैंने देखा कि एक बच्चा जो पेपर के करीब पैनिक हो गया है, परेशान हो गया, उससे कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा। मैंने उसे कहा चैप्टर 3 में छोड़ो मत, ये 3-4 टॉपिक कर लो, ये जरा ज्यादा अहम है। इसका मतलब है कि ये मेरिट वाले वो लोग नहीं होते जो फरिश्ते होते हैं, ये वो नहीं होते जो सुपरमैन होते हैं और जबरदस्त इनको सारी चीजें आती हैं और हर चीज पे बड़ी अच्छी ग्रिप होती है। ये भी आम बच्चों की तरह से पैनिक हो रहे होते हैं। ये भी पेपर के करीब इस पॉइंट पे भी आते हैं कि मैं टॉपिक छोड़ दूं, चैप्टर छोड़ दूं। तो उस टाइम पे पहली बात है कि उसने घबराहट वाले टाइम पे मेल करके पूछ लिया, ये उसकी अच्छी बात है। दूसरी उसकी अच्छी बात यह है कि मैंने जो उसे मशवरा दिया उसने मान भी लिया, वरना हो सकता है मेल करने के बाद कहता नहीं यार पूछ तो लिया था, रहने ही देता हूं चैप्टर। उसने बात मान भी ली, इत्तफाकन उन्हीं टॉपिक्स में से सवाल भी आ गए। तो ऐसा नहीं है कि ये लोगों को हर चीज हिफ्स हुई भी होती है या इनकी राइटिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है या ये बड़ा जबरदस्त किस्म के आदमी होते हैं। ये आप लोगों के बीच में से एक बंदा होता है, मेरिट के बाद पता लगता है यार तेरा मेरिट आ गया, वो यार मुझे भी नहीं पता मेरा मेरिट आ गया। तो ये इस तरह से होता है। अक्सर बच्चों को मेरिट वाले दिन पहले तो यकीन लाने में टाइम लगता है कि क्या उनका मेरिट आ सकता था। तो थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, बस कुछ अच्छी आदतें चाहिए। वो अच्छी आदतें आज मैंने बतानी नहीं क्योंकि हमने पढ़ना शुरू करना है। वो अच्छी आदतें मैं कम से कम 2-3 दफा ये चीज रिपीट कर चुका हूं। अब मैं अगले 3-4 हफ्ते ये देखता रहूंगा कि क्या आप में से कोई अचानक से पलट के सवाल तो नहीं पूछता, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे। तो यहां से आपका समात और जो है ना वो लिसनिंग का सफर शुरू होता है। हो जाए खतरों से टक्कर। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैं आपको आज से 150 साल पीछे ले जाना चाह रहा हूं। अंग्रेजों ने अपने जमाने में जो पुल बनाए वो आज तक कायम है। अंग्रेजों ने अपने जमाने में जो सड़कों का स्ट्रक्चर बिछाया वो आज तक कायम है। जो नहरी निजाम बना के गए वो आज तक कायम है। तो इन्हें लगा कि फिर अंग्रेज इतना मजबूत काम करते हैं कि उसमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। तो 1872 में अंग्रेजों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया था। पाकिस्तान आज तक उसको रिवाइज नहीं कर सका। चलो नहीं किया, फिर शर्मिंदा तो ना करें, हमारे सिलेबस में उठा के 9 चैप्टर डाल दिए। तो हम आज से 150 साल पुराना कानून पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है 1-2 लेक्चर बाद में आपसे कहूं अगर एक बंदा दूसरे को खत लिखे
खत रास्ते में इतने दिन लगा दे, फिर उसके खत पहुंचने से पहले इसका खत पहुंच गया हो, इसने खत खोल के ना पढ़ा हो, उसका खत रास्ते में रह गया हो, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो आपने उस वक्त माइंड नहीं करना, क्योंकि इसमें हमारे सिलेबस में ये रूल्स भी हैं। तो ये थोड़ी पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन हम पढ़ क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने कुछ बड़े अच्छे फंडामेंटल्स बना दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना प्यारा लॉ है कि उसके बाद बहुत सारे और लॉज जो बने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गाइडेंस ली। तो हम अपने सिलेबस को बिजनेस लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक जाता है, 9 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये बड़ा मजेदार सा लॉ है और आईकेप यहां से काफी लॉजिकल सवाल बड़े शौक से पूछता है। तो जिसको इसकी समझ आती जाए वो सवालों को देखता है तो उसको पहेलियों की तरह से लगते हैं और उसे मजा आता है कि अरे हाँ ये चीज मैंने क्रैक कर ली, ये चीज मैंने क्रैक कर ली। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने स्टार्ट करना है। आज का दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं, ऑफर कैसे कहते हैं, प्रॉमिस कैसे कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस का जो सबसे जदीद लॉ है वो कंपनी का लॉ है। कंपनी के लॉ को देखेंगे तो वहां पे 2017 वगैरह की बात हो रही होगी, लेकिन ये सारे पुराने लॉज हैं। तो हो जाए खतरों से टक्कर। सामने कुछ अल्फाज हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। जब भी दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआयदा होता है तो कहानी हमेशा स्टार्ट होती है ये वाले भाई साहब से, ऑफर। ऑफर का क्या मतलब होगा? पेशकश। तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा दूसरे को, अब आजकल वो पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट करें मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं आपको 1 बैरल ऑयल $120 का बेचना चाहता हूं, तो क्या आप इस पे राजी हैं? ऑफर का मतलब जब एक बंदा दूसरे को कहे कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, क्या आप भी इस पे राजी हैं? क्योंकि देखिए ना, दो बंदों में मुआयदा तभी होगा ना जब पहले एक बंदा आके कहेगा मैं सोच रहा हूं ऐसा कर लेते हैं, दूसरा कहे यार क्या बात कर दी, वाकई ऐसा कर लेते हैं, बैठो लिखत पढ़त करो, तो मुआयदा हो गया। तो ये सारी कहानी हमेशा स्टार्ट होगी ऑफर से। ऑफर का मतलब होगा जब एक बंदा अपनी पेशकश दूसरे के सामने रखेगा कि मैं ये चाहता हूं कि ये काम इस तरह से किया जाए। इसने ऑफर रख दी, अगले बंदे ने सुन के कहा नहीं चाहिए, मर गई ऑफर, खत्म हो गई ऑफर। या इसने ऑफर दी और कहा 2 दिन तक जवाब दे दो, अगले बंदे ने 2 दिन तक जवाब नहीं दिया तो भी ऑफर मर गई। तो कॉन्ट्रैक्ट खाली ऑफर से नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? जब दूसरा बंदा एक्सेप्टेंस करे। तो पहला स्टेप था ऑफर, जब एक बंदा अपनी पेशकश दूसरे के सामने रखता है कि मैं चाहता हूं कि ये चीज इस तरह से हो। एक्सेप्टेंस में क्या होता है? जब दूसरा बंदा पहले बंदे की बात मनोवन मान जाए, उसी तरह से मान जाए, एज इट इज मान जाए, तो वो कहलाता है एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जब ए ने बी से कहा कि मैं आपको 1 बैरल ऑयल $120 का बेचना चाहता हूं, तो बी ने कहा बिल्कुल ठीक, मुझे कबूल है, तो एक्सेप्टेंस हो गई। लेकिन अगर वो कहे 1 बैरल ठीक है लेकिन $115 कर लो रेट, पिछली ऑफर उसने खत्म कर दी, अब ये ऑफर दे रहा है $115 1 बैरल। अब जिसने पहले ऑफर दी थी अब वो एक्सेप्टर बन जाएगा, अब वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट कर दे। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से स्टार्ट होता है, एक बंदा दूसरे को ऑफर देता है, ऑफर देने के बाद अगर दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा तभी उनके दरमियान प्रॉमिस होगा, वरना उनके दरमियान प्रॉमिस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये भाई ने साथ वाले भाई से कहा कि यार मेरा दिल ये है कि हम डेली क्लास के बाद 2 घंटे बैठ के पढ़ा करें, तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरा चला जा, पागल हो गया, 2 घंटे कौन पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ना। तो ऑफर मर गई। हाँ, अगर इन्होंने ऑफर दी थी और अगला बंदा उस ऑफर को मान जाता तो इन दोनों के दरमियान बन जाता प्रॉमिस। इन्होंने कहा था क्या ख्याल है कि हम क्लास के बाद 2 घंटे बैठ के पढ़ लिया करें, उसने कहा बेहतरीन ख्याल है, जबरदस्त, मैं तैयार हूं। अब इन दोनों के दरमियान एक वादा हो चुका हुआ है कि ये दोनों क्लास के बाद बैठ के पढ़ा करेंगे। तो किसी भी ऑफर को प्रॉमिस तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब होगी वो प्रॉमिस बन जाएगा। लेकिन एक चीज होती है प्रॉमिस और एक चीज होती है एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये जब अगले दिन पढ़ने नहीं पहुंचेंगे तो ये आके ये नहीं कहेंगे कि मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था, ये कहेंगे मेरा तुम्हारा प्रॉमिस हुआ था। आप दोस्तों यारों में जो होता है वो प्रॉमिस होता है, लेकिन मार्केट में जो होता है वो एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट और प्रॉमिस दोनों अल्फाज में थोड़ा सा फर्क है।
प्रॉमिस किसी भी किस्म के वादे को कहते हैं, एग्रीमेंट कमर्शियल वादे को कहते हैं। अगर ए ने बी से कहा था कि मैं आपको 1 बैरल ऑयल बेचूंगा, आप मुझे $120 देंगे या नहीं देंगे, उसने कहा हाँ जी मैं $120 दूंगा। अब इन दोनों के दरमियान जो हुआ है वो एग्रीमेंट है क्योंकि ये कमर्शियल बात कर रहे हैं। एक बंदा दूसरे को ऑयल दे रहा है जो कि कमर्शियल कमोडिटी है, और दूसरा बंदा उसको पैसे दे रहा है, डॉलर दे रहा है, जो कि कमर्शियल चीज है। ये लोग एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं और एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं कि हम बैठ के पढ़ा करेंगे, तो इनके दरमियान कमर्शियल बात नहीं हुई। हाँ, ये भाई ने अगर साथ वाले से कहा कि मेरे पास एक लैपटॉप है, बड़ा जबरदस्त लैपटॉप है, उसमें ये फीचर्स हैं, क्या तुम 60,000 का खरीदोगे? और दूसरे ने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। अब इनके दरमियान जो हुआ है मैं उसे एग्रीमेंट कहूंगा। क्यों? उसमें कोई कमर्शियल चीज ऐड हो गई। तो प्रॉमिस में अगर कोई कमर्शियल एलिमेंट ऐड हो तो फिर हम उस प्रॉमिस को मार्केट का प्रॉमिस कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। उस कमर्शियल चीज को कंसिडरेशन बोलते हैं। चैप्टर 3 में कंसिडरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, किस तरह से आती है। तो इसका मतलब है ऑफर पेशकश थी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट हो गया। यहां तक बात सही है? चलें जी, इनके दरमियान लैपटॉप का मामला होगा तो वो एग्रीमेंट है, और इनके दरमियान पढ़ने का वादा होगा तो वो प्रॉमिस है। पढ़ने वाला वादा था, वादा पूरा नहीं हुआ, ये एक दूसरे के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन एग्रीमेंट में हम चाहते हैं कि हम कानूनी एक्शन लें। तो इन दोनों का आपस में लैपटॉप बेचने का एग्रीमेंट हुआ। ये वाले भाई ने दूसरे भाई को लैपटॉप बेचा और दूसरे भाई ने पैसे नहीं दिए। ये रोते रोते अदालत के पास गए और अदालत से कहा जी आप मुझे इंसाफ दिलवाएं, या पुलिस वालों के पास गए, उनसे कहा मुझे इंसाफ दिलवाएं, मैंने एक बंदे को लैपटॉप बेचा और उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो पुलिस या अदालत इनसे कोई सवाल पूछेगी, इनसे कहेगी जरा एग्रीमेंट दिखाओ। कहेंगे नहीं वो हमारी लिखत पढ़त नहीं हुई थी। कहेंगे अच्छा जब तुम दो ये बात कर रहे थे तो कोई गवाह मौजूद था? अगर इनके पास गवाह भी मौजूद नहीं उस मामले का, इन्होंने लिखत पढ़त भी नहीं की, तो ये कानूनी हक नहीं रखते कि अदालत से जाके कहें कि आप लीगल एक्शन लें, क्योंकि इनके पास अपने उस एग्रीमेंट को साबित करने के लिए कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इन्होंने एग्रीमेंट किया और कोई गवाह नहीं किए, कोई लिखत पढ़त नहीं की, कोई साइन शाइन नहीं की है, तो कानून की नजर में वो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कानून कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होता है, एग्रीमेंट पे अप्लाई नहीं होता। तो अगर एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड कर दी जाए तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि ये वादे से मुआहदे का सफर तब होगा जब आप उसमें कानूनी चीज ऐड कर दें। कानून किस तरह से ऐड होता है? पाकिस्तान में 2-3 तरीके हैं। या आप 2 गवाह सामने बिठा लेते हैं, या आप लिखत पढ़त करके साइन कर लेते हैं, या आप गवर्नमेंट का एक खास डिनोमिनेशन का स्टाम्प पेपर ले आते हैं, 100 रुपए वाला, 1200 रुपए वाला, अलग अलग तरह से, और उसके ऊपर आपस में चीजें राइट डाउन कर लेते हैं। आपने कॉलेज के पास आए, कॉलेज ने आपको एक ऑफर दी। कॉलेज ने कहा भाई हम लोग ये कह रहे हैं कि ग्रुप ए वाले बच्चों को हम बड़ा जबरदस्त वो करें, आप अगर 2 पेपर उठाएं, 3 पेपर उठाएं, 4 पेपर उठाएं तो हमारी तरफ से ये पेशकश है। तो कॉलेज ने कहा हम आपको 3 पेपर, फॉर एग्जांपल फिजिकल में अगर आप पढ़ रहे हो तो कितने के होंगे? 54,000 फिजिकल में, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो शायद 39,000। ठीक, तो फर्ज करें उन्होंने कहा कि जी हमने आपको ये ऑफर दी है कि आप 3 पेपर अगर उठाएंगे तो आप 54,000 देंगे। ये कॉलेज ने दी आपको ऑफर। आप आए, आपने कहा नहीं भाई ये तो अभी भी ज्यादा है, मेरे तो माली हालात जरा पतले हैं, तो ये नहीं, कुछ और बात करते हैं, ऑफर खत्म। लेकिन अगर उन्होंने ऑफर दी और आपने उसको एज इट इज मान लिया तो आपका और कॉलेज का प्रॉमिस हो गया। और ये खाली प्रॉमिस नहीं हुआ, क्योंकि ये कमर्शियल चीज है। क्लासेस एक सर्विस है और आपने जो दिया वो पैसे हैं। इसका मतलब है इस वाले वादे में, ये 2 वादे हैं। कॉलेज ने वादा किया आपको क्लासें देगा, आपने वादा किया है कि आप 1-2 किस्तों में कॉलेज को पैसे देंगे। तो आपके और कॉलेज के दरमियान सेट ऑफ प्रोमिसेस है जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। आपके लिए कंसिडरेशन ये है कि आपको तालीमी चीजें मिल रही हैं, कॉलेज के लिए कंसिडरेशन ये है कि उनको रुपए पैसे मिल रहे हैं।
तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में लोग तब एंटर होते हैं जब उनको सामने वाली पार्टी से कोई कमर्शियल चीज मिल रही हो, कोई ऐसी चीज जिसमें उनका बेनिफिट हो। आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आप एक सब्जेक्ट समझ रहे हैं, आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे आपका कैरियर का सफर बेहतर हो जाता है। कॉलेज को फायदा ये है कि आपसे पैसे मिलते हैं, वो अपने खर्चे और ये सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो वो तमाम प्रोमिसेस जिसमें एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, वो क्या होंगे? एग्रीमेंट। अब अगर आप ये जबानी कलामी हमसे बात करके गए होते और पैसों की बात चल रही होती तो हमारा आपका एग्रीमेंट होता, लेकिन वहां क्या हुआ? चूंकि कॉलेज को पहले से कवानीन का पता था, तो कॉलेज ने आपके सामने एक कागज रखा, उस कागज पे शर्तें लिखी गई, 3 पेपर, ये पेपर इतने का, ये पेपर इतने का, ये पेपर इतने का, इस दिन पहली इंस्टॉलमेंट, इस दिन दूसरी इंस्टॉलमेंट, यहां कॉलेज ने साइन किया, यहां आपसे साइन ले लिया। साइन करते हुए लाल से रंग में लिखा हुआ था कि अच्छी तरह से मैंने पढ़ लिया है। पीछे दोबारा से साइन लिया कि हमारी कुछ और शराइतें, अगर आपका पेपर रह जाए तो ये रूल होगा, अगर आप दोबारा रिपीट करें तो ये रूल होगा, ऐसे होगा। और वहां खासतौर पर लिखा था कि यस, मैंने ये रूल पढ़ लिए और पढ़ने के बाद साइन कर रहा हूं। अब जब वो एक कागज जिस पे रूल्स लिखे हुए और जिस पे 2 दफा आपने साइन करना है, 1 दफा कॉलेज ने साइन करना है, तो टेक्निकली हम उसमें लीगल बाइंडिंग ऐड कर चुके हैं। अब हम आपके साथ बुरा करें या आप हमारे साथ बुरा करें, हम दोनों पार्टीज अदालत के पास जाके कह सकते हैं ये देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इस बंदे ने अपनी टर्म्स पूरी नहीं की, इसने वादा किया और ये मुकर गया। बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं डील करेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसे डील करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को। और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए। और लीगल बाइंडिंग के कॉमन 3 तरीके मैंने आपको बताया, या गवाह, या लिखत पढ़त साइन के साथ, या स्टाम्प पेपर, जिसको वसीका नवीस अपनी जबान में कहते हैं स्टाम्प पेपर। ठीक है, आपने शब्द सुना हो जी, स्टाम्प पेपर ले आए। ये स्टैम्प पेपर होता है, जिसको पहले उर्दू में स्टाम्प पेपर कहा गया, फिर स्टाम्प पेपर हुआ, तो वो अब जो है ना उसके काफी सारे नाम बन गए। लेकिन पहले दिन के बाद दोबारा हम कभी बहस नहीं करेंगे कि लीगल बाइंडिंग कैसे ऐड होगी। अगर पेपर में सवाल आएगा ए ने बी से कहा मैं तुम्हें पंखा बेचूंगा इतने रुपए का, तो हमें एज्यूम करना होगा कि इनके दरमियान लीगल बाइंडिंग है। सिर्फ इस चैप्टर में हम समझने के लिए कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, मैं आपको ये लफ्ज लीगल बाइंडिंग समझा रहा हूं। अदरवाइज लीगल बाइंडिंग जो है उसको जरूरी नहीं है कि हम हर सवाल में कहें कि नहीं भाई कहां लिखा हुआ है कि गवाह मौजूद थे या लिखत पढ़त हुई थी। हम आगे जाके अज्यूम करेंगे कि जब भी उन्होंने कहा ए ने बी के साथ ये ट्रांजेक्शन की, तो ऑटोमेटिकली अज्यूम करना होगा कि लीगल बाइंडिंग है। चूंकि आप लोग एफएससी तक बाकी चीजें पढ़ के आए हैं और आपने चीजें ओवरऑल लेवल पे पीआरसी में देखी हैं, तो अब इस वक्त हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होता है। पहले ऑफर आती है, ऑफर के जवाब में एक्सेप्टेंस होती है, ये दोनों जोड़ दें तो इसे क्या कहते हैं? प्रॉमिस। प्रोमिसेस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाए, उसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जब उसमें लीगल बाइंडिंग हो, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इसको एक दफा जरा किताब में देखते हैं। कुछ डेफिनेशंस है, मैं प्रपोजल की डेफिनेशन अभी नहीं देख रहा। ऑफर के लिए एक दूसरा लफ्ज प्रपोजल भी इस्तेमाल होता है। मैं कहानी शुरू करने लगा हूं प्रॉमिस से। प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल यानी ऑफर, व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, जब वो बंदा जिसको ऑफर दी जाती है, सिग्निफाइज हिज एसेंट। कॉन्सेंट का बड़ा भाई एसेंट। एसेंट का मतलब है रजामंदी, कंफर्मेशन। सिग्निफाई करना, तस्दीक करना, कंफर्म करना। तो जब वो बंदा जिसको ऑफर दी गई वो कंफर्म करता है अपनी रजामंदी, द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मान लिया जाता है कि ऑफर एक्सेप्ट हो गई। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ, तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है प्रॉमिस बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑफर का दूसरा नाम हो गया प्रपोजल। प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन समझ आई? जब वो बंदा जिसको ऑफर दी गई है वो कंफर्म कर दे अपनी रजामंदी, तो उसको हम कहेंगे कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। तो हमारे सिलेबस में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे रूल्स आएंगे जो किताब में लिखे होंगे और कभी भी आप अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं। जो डेफिनेशंस है उनका प्रॉब्लम ये है कि उसमें आई के पीछे आता है कि वो ऑफिशियल अल्फाज में लिखी जाए। तो अगर ये डेफिनेशन ना होती तो मैं इसके अल्फाज थोड़े से इजी कर देता। मैं लिख देता व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड कंफर्म हिज कॉन्सेंट या कंफर्म दिस थिंग, तो वो आसान हो जाता। लेकिन बस डेफिनेशन में आपने ख्याल करना है कि आप किताब के अल्फाज फॉलो करें। किताब में एक निशानी है कि ज्यादातर डेफिनेशन जब आएंगी तो उनके इर्द गिर्द बॉक्स बना हुआ होगा।
तो शुरू में डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा होंगी क्योंकि अभी बेस बन रही है, आगे जाके पूरे चैप्टर में मुश्किल से एक आध डेफिनेशन नजर आ रही होगी। तो डेफिनेशन के अंदर हम अल्फाज नहीं बदल सकते, लेकिन उसके नीचे जो आउट ऑफ बॉक्स चीजें लिखी हुई हैं उसमें कभी भी आप अपनी लैंग्वेज आसान लिखना चाहें, शॉर्ट लिखना चाहें, फैला के लिखना चाहें, आपकी मर्जी है। प्रॉमिस की डेफिनेशन समझ आई? जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है उसको हम प्रोमिसर या ऑफरर कह सकते हैं। ऑफर देने वाला ऑफरर कहलाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय समझ आता है? एम्प्लॉयमेंट देने वाला एम्प्लॉयर है, जिसको एम्प्लॉयमेंट मिली है एम्प्लॉय। ट्रेनर ट्रेनी, ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर होता है, ट्रेनिंग लेने वाला ट्रेनी होता है। ऑफरर ऑफरी, तो फिर ऑफरर कौन होगा? ऑफर देने वाला। और ऑफरी प्रॉमिस करने वाला क्या कहलाएगा? प्रोमिसर। प्रॉमिस जिसके साथ हुआ है वो क्या कहलाएगा? प्रोमिसी। तो ये कह रहे हैं कि जो बंदा प्रपोजल देगा उसे या प्रोमिसर या ऑफर बोल देंगे, और जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उसे ऑफरी बोल दें या प्रोमिसी बोल दें, बात बराबर है। क्योंकि एक्सेप्ट होने के बाद तो प्रॉमिस बन गया, तो आप उसे ऑफरी भी बोल सकते हैं और प्रोमिसी भी बोल सकते हैं। तो दो बंदे लाजमी होने चाहिए। फिर एग्रीमेंट कब होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन। हर प्रॉमिस या हर सेट ऑफ प्रॉमिस, ये सेट ऑफ प्रॉमिस क्यों बोल रहे हैं? दोनों तरफ से ना। कॉलेज ने वादा किया है कि अगर आप पैसे दे देंगे हम आपको पढ़ाएंगे। आपने भी एक वादा किया है कि अगर आप पढ़ाएंगे तो हम पैसे दे देंगे। वो जिसने 1 बैरल ऑयल देना था उसने ये वादा किया था मैं तुम्हें 1 बैरल ऑयल दे दूंगा अगर तुम मुझे $120 दोगे। तो दूसरे बंदे की तरफ से टेक्निकली प्रॉमिस क्या है कि अगर तुम मुझे ऑयल दे दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, दोनों बंदों का अपना अपना प्रॉमिस होता है और दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मिल रही होती है, यानी सामने वाले बंदे से कोई बेनिफिट मिल रहा होता है। आपको एजुकेशनल सर्विसेज मिल रही हैं, कॉलेज को पैसे मिल रहे हैं। एक बंदे को लैपटॉप मिल रहा है, एक बंदे को पैसे मिल रहे हैं। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, ऐसा एग्रीमेंट जो कानूनी तौर पे नाफिज हो सके, जो कानून में जाके आप एनफोर्स कर सके, जो आप अदालत को जाके कह सकें देखो जी मुझे इस कानून के तहत मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो जब आप उसको लीगल बाइंडिंग डाल देंगे उसमें तो फिर कानून आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कानूनी तौर पे कारआमद नहीं है तो फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो क्या प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अल्फाज समझ आ रहे हैं? मैंने अभी होल्ड किया हुआ है प्रपोजल के अल्फाज। यहां तक बात समझ आ रही है? इसका मतलब एग्रीमेंट में हमेशा सेट ऑफ प्रॉमिसेस ही होंगे। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में हमेशा सेट ऑफ प्रॉमिस होगा, वन वे ट्रांजैक्शन नहीं होगी। एक खास चैप्टर में जाके 3-4 एक्सेप्शन हम देखेंगे जहां ऐसा हो सकता है, इसलिए उन डेफिनेशन में दोनों का मार्जिन रखा है, हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस। नॉर्मली एग्रीमेंट में दोनों तरफ से दोनों के लिए कंसिडरेशन होगी, लेकिन इसी वक्त आपके ही पास हैंडआउट्स हैं, इसी हैंडआउट्स में एक चैप्टर में एक जगह पे 3-4 एक्सेप्शंस दी हुई हैं जहां हम रूल बदल लेंगे। कंसीडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने पे जो आपको मिला, जो कमर्शियल चीज आपको मिली। लैपटॉप खरीदने वाले को वो लैपटॉप में क्यों एंटर हो रहा है, उसे क्या मिल रहा है? लैपटॉप। तो उस शख्स के लिए कंसिडरेशन है लैपटॉप। उसे को पूछे तुमने क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया फलाना के साथ, कहेगा मुझे लैपटॉप चाहिए था, जो उसे चाहिए था वो कंसिडरेशन है। अच्छा, जिसने लैपटॉप बेचा उससे किसी ने पूछा तुमने क्यों लैपटॉप बेचा, उसने कहा मुझे पैसे चाहिए थे। आपसे किसी ने पूछा कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया, आपने कहा मुझे क्लासें चाहिए थी। कॉलेज से किसी ने पूछा इस बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो, उन्होंने कहा हमें पैसे चाहिए थे। तो टेक्निकली कंसिडरेशन इज दैट थिंग जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इसलिए होते हैं कि आपको दूसरे बंदे से कोई बेनिफिट चाहिए होता है, तो वो बेनिफिट, वो कमर्शियल बेनिफिट जो आपको सामने वाले बंदे से मिला वो कंसिडरेशन, सोशल बेनिफिट नहीं। जैसे ये भाई ने दूसरे भाई को कहा था मिलके पढ़ते हैं, अब पढ़ाई वॉज नॉट अ कमर्शियल थिंग। तो हमेशा कमर्शियल जी, कंसिडरेशन हमेशा कमर्शियल चीज होगी। नॉर्मली ये कोई गुड्स होंगे या कोई सर्विसेज होंगी या कुछ पैसे होंगे। तो ये 3 तरह की चीजें ज्यादा होती हैं, गुड्स, सर्विसेज या पैसे, वो कमर्शियल एलिमेंट कहलाता है जी। अब अगेन वही वाली बात कि अगर एक कॉलेज क्लासें पढ़ा रहा है और उसके पैसे ले रहा है तो उसके लिए पढ़ाना कमर्शियल एक्टिविटी है। लेकिन एक भाई ने दूसरे से कहा यार कल का लेक्चर तुम मुझे पढ़ा दोगे, तो शायद ये कमर्शियल बात नहीं है, ये दोस्ती यारी वाली बात है।
तो जब भी आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं जिसमें आपको सामने वाले बंदे से कुछ कमर्शियल बेनिफिट चाहिए होता है, उस कमर्शियल बेनिफिट को कंसिडरेशन कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हर लफ्ज की अपनी गहराई है। एक पूरा सफा, एक पूरा यूनिट ऑफर को समझने के लिए हमें चाहिए, जो हमारा आगे का मकसद है। एक सफा में एक्सेप्टेंस समझने के लिए चाहिए, फिर इसी तरह से कंसिडरेशन पे भी एक दिन लगाएंगे। इसी तरह से ये सारी चीजों को अलग अलग दिन, आज हम बेस बना रहे हैं। वो बेस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तक कहानी कैसे पहुंचती है। एक ऑफर होती है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, इन दोनों के दरमियान बन जाता है प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस नॉर्मल हो तो वो प्रॉमिस, और अगर वो किसी कमर्शियल चीज का है तो वो एग्रीमेंट है, और अगर वो एग्रीमेंट में कानूनी बाइंडिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। यहां तक बात समझ आ गई? अभी तक मैंने ऑफर के अल्फाज आपको नहीं बताए, वो डेफिनेशन थोड़ी ट्रिकी है, हम उसकी तरफ बाद में आते हैं। यहां तक आपको बात समझ आ रही है? इसी बात को एक दफा डायग्राम में देखते हैं। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस के बाद क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस विद कंसिडरेशन क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एनफोर्सेबिलिटी के साथ बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और नीचे एक्सप्लेन किया है कि ये लीगल ऑब्लिगेशन क्या है। पार्टीज टू एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस। जो पार्टीज जब प्रॉमिस कर रही हैं, जिस प्रॉमिस को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दे दी है, वो बाउंड हैं कि उन्होंने परफॉर्म करना है उसे। बाउंड से मुराद है उन पे वाजिब है कि उन्होंने परफॉर्म करना है। आपका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम बीच में क्लासें छोड़ के भाग जाएं, हमने गैर कानूनी हरकत की। आप पैसे दिए बगैर भाग जाएं, आपने गैर कानूनी हरकत की। एक दोनों एग्रीमेंट हो गया ना। लैपटॉप देने वाला लैपटॉप दे दे और पैसे वाला पैसे ना दे, गैर कानूनी हरकत। पैसे देने वाला पैसे दे दे, लैपटॉप वाला भाग जाए, तो भी गैर कानूनी हरकत। तो बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो पार्टीज बाउंड हो जाती हैं अपने प्रॉमिस में, और इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर ऑफ देम, किसी एक ने भी उनमें से डिफॉल्ट कर लिया तो क्या होगा? पार्टीज कैन गो टू कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्सेबिलिटी। पार्टीज अदालत जाके उसको एनफोर्स करा सकते हैं, उसको पाबंद कर सकते हैं कि जी आप इसको फॉलो करें। यहां तक बात समझ आ रही है? छोटी सी मजेदार सी डिस्कशन, एक्सप्रेस प्रॉमिस और इम्प्लाइड प्रॉमिस। ये दो लफ्ज आपको पूरे लॉ में आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कहते हैं जो वाज़े पता लग रहा हो, इम्प्लाइड कहते हैं जो पता ना लग रहा हो, जो सामने से वाज़े ना हो। मैंने अगर आपको एक एक्सप्रेस ऑफर देनी है तो मैं बड़े वाज़े वाशगाफ अल्फाज में बोल के ऑफर दूंगा जो आपको सुनाई भी दे, या मैं लिखूंगा कहीं पे कि ये मेरी तरफ से ऑफर है, कोई ब्रोशर होगा, कोई इंटरनेट पे आएगा, आप उसे देखेंगे, आपको ऑफर दिखाई दी। तो वो ऑफर जो सुनाई दे या दिखाई दे, वो ऑफर जो अल्फाज में है, वो ऑफर जो बोल के या लिख के की गई है, वो कहलाएगी एक्सप्रेस ऑफर। कुछ ऐसी ऑफर्स होती हैं जो बोल के या लिख के नहीं होती, लेकिन वो होती ऑफर है। आप कॉलेज से बाहर निकले, सड़क तक पहुंचे, एक चिंची वाला आके वहां रुक गया, आपको देखा और मुस्कुरा दिया। अब एक चिंची वाला एन सड़क पे आपके पास आके रुका है और आपको देखा है, उसने बोला कुछ नहीं है, उसने वो टेक्निकली आपको एक पेशकश कर रहा है कि मैं यहां से जिन्ना हॉस्पिटल तक जा रहा हूं तो मेरे साथ चलना है तो चलो, लेकिन ऑब्वियसली वो एक कमर्शियल सवारी पे है। और इस तरह से उस सड़क पे, जिस सड़क पे लोग कमर्शियली पैसे दे के सफर करते हैं, उसका आपके पास आके रुकने का मतलब ये है कि मैं आगे तक जा रहा हूं, अगर तुमने मेरे साथ चलना है 20 रुपए दे के तो बताओ। हालांकि उसने एक दफा भी ना लफ्ज 20 रुपए बोला, ना मेरे साथ चलने का जिक्र बोला, ना कहा हो मैं आपको सवारी बना के लेके जाऊं, बट उसका आपके पास आके रुकने का एक्शन बड़ा क्लियर कट है कि वो आपको ऑफर कर रहा है। जवाब आपने भी नहीं दिया, खामोशी से आगे चिंची में बैठ गए। जिन्हों हॉस्पिटल पे जाकर उसने चिंची रोका, आप उतरे, जाने लगे। तो उसने कहा बाबूजी एक मिनट बात तो सुने। आपने कहा जी वहां पे है, लाहौरिया होगा ना, वहां पे है, आप भी लाहौरिया, तो आपने केड़े पे है। तो वो जो पैसे आपसे मांग रहा है, वो जो पैसे आपसे मांग रहा है, मैं वो रिपीट कर दूं, एक दफा मैंने क्लास में पैसे बोला, वो कराची से एक बच्चे का वो व्हाट्सएप पे आ गया कि ये पैसे क्या है, ये सर क्लास में पैसे बोल रहे थे। तो वो बड़ी ठेठ पंजाबी में और लाहौरी कारोबारी जबान में ना पैसों को या रुपए को पैसे कहते हैं। वो मेरे पैसे मार लिया, तो मुंह में पान भी रखा हुआ होता तो साथ उसके हिसाब से। तो उसने कहा जी पैसे, आपने वो केड़े पैसे। अब ऐसे में अगर वो कहे कि नहीं भाई तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था,
आप कहें कब हुआ था, कब लिखत पढ़त हुई, कब मैंने बोला, कब इस तरह से मामला हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। ये एक इम्प्लाइड ऑफर थी और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी। तो इम्प्लाइड का मतलब क्या है? जो एक्शन से जाहिर हो और आप उसमें अल्फाज बेशक हो या ना हो, लेकिन एक एक्शन से नजर आ रहा है कि एक बंदा दूसरे को ऑफर दे रहा है या एक बंदा दूसरे को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर अल्फाज देखें, एक्सप्रेस प्रॉमिस, अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड्स, प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, या बोला हो या लिखा हो। बट अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज, यानी अदर देन वर्ड्स, तो फिर प्रॉमिस इज सेड टू बी इंप्लाइड, यानी कि फ्रॉम एक्शन शो हो रहा हो। कॉलेज ने ऑफर तो दी हुई थी इंटरनेट पे कि आओ 3 पेपर्स के ऑनलाइन अगर एडमिशन लेना है तो 39,000 पे करो और 3 पेपर्स में एडमिशन ले लो। आप कॉलेज आए, फॉर्म पकड़ा, उस पे चीजें लिखी, साइन किया, पैसे निकाल के उन्हें दिए और चलते बने। ना बोला कुछ, ना कुछ और वो हुआ, लेकिन आपने आके पैसे देने के एक्शन से ये साबित कर दिया कि आपको ये ऑफर कबूल है। अगर आप लिखते भी ना और आके आप पैसे उनके पास रखते तो वो समझ जाते हैं कि आप 3 पेपर्स में एडमिशन लेने के लिए आए हैं। तो समटाइम ऑफर या एक्सेप्टेंस एक्शंस के थ्रू होती है। कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं मुझे? कोई ऐसी जगह जहां आपको लगे कि ऑफर या एक्सेप्टेंस एक्शंस के थ्रू हो गई? सब्जी वाला, एक सब्जी वाले ने जो है वो रेट लिख के लगाया हुआ था कि 40 रुपए किलो फलाना चीज है। आप गए उसके पास, साइड पे शॉपर पकड़ा, कुछ आलू उसमें डाले, वजन वाली जगह पे रखा, वो 1 किलो के करीब हुआ, आपने पैसे निकाल के उसे दे दिए। आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने आके नहीं कहा हाँ मुझे कबूल है तुम्हारी 40 रुपए पर किलो आलू की ऑफर। आपका आके आलूओं को शॉपर में डालना, उसका वजन करना और उसको पैसे निकाल के देना, ये सारे एक्शन साफ चीख चीख के बता रहे हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया उसकी बात, लेकिन आपने बोला नहीं है, ना लिखा है ना बोला है। तो ऑफर समटाइम या एक्सेप्टेंस समटाइम आपके एक्शन से भी होती है। और कोई एग्जांपल? बाहर के मुल्क में सुपरमार्केट में आप गए, चीजें शेल्फ वगैरह पड़ी हुई थी, आपने खुद ही उठा के रखी, खुद ही से उसको वो किया, और अक्सर जगह तो कई दफा काउंटर पे वो बंदा भी नहीं बैठा होता कैश वाला, आप खुद ही जाके उसको बारकोड से स्कैन करते हैं, जितने पैसे बनते हैं आप उतना कार्ड स्वैप करते हैं, कोड डालते हैं और सीधा लेके चल पड़ते हैं। हमारे ये तजर्बा करके दिखाए कोई? तो बहरहाल वहां पे भी इंप्लाइड नजर आ रहा है। और ठीक है, एक भाई ने कहा प्यार का इजहार, वो भी प्रॉमिस पे फंसे हुए हैं, हम बात कॉन्ट्रैक्ट तक ले जा चुके हुए। प्यार अगेन एक समाजी चीज है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज का उससे ताल्लुक है, वो अलग कानून है, वो हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये यानी कि इसका मतलब है आपने समाजी वादा किया, आपने किसी को ऑफर दी, और ऑफर का तो बड़ा रोमांचक सा लफ्ज भी है प्रपोजल। आपने किसी को प्रपोजल दिया, उसने फर्ज करें एक्सेप्ट कर लिया, आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, प्रॉमिस बना। अगला कभी भी प्रॉमिस तोड़ दे तो आप रोते हुए अदालत नहीं जा सकते। हाँ, अगर उसने शरई मामला आपके साथ किया ही, यानी कि निकाह नामा, गौर से देखें तो सही, ऑफर होती है, वकील दूल्हे के बिहाफ पे कहता है कि हाँ भाई क्या आपको ये वाले भाई साहब के साथ शादी करनी है? लड़की कहती है हाँ, वो फिर भी यकीन नहीं करता, कहता नहीं भाईजान ध्यान से सुन लो, इसके साथ कह रहा हूं। वो फिर हाँ करती है, वो फिर एक तीसरा चांस देता है कि शायद अगर बचना चाहे तो वो बच सके। सेम गोज विद लड़का। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो सिर्फ सिंपल ऑफर एक्सेप्टेंस है जिसपे आपके दिल टूट जाते हैं, वो प्रॉमिस है। अगर आपने पढ़ा होता, अब ये बिजनेस लॉ पढ़ने के बाद आपको गेम समझ आ जाएगी कि आपने ना ये हल्के प्रॉमिस पे नहीं खेलना। अगर आप कहीं सीरियस है तो आए फिर शरई कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, फिर प्रॉपर, फिर निकाह करें ताकि फिर उसके बाद आपका दिल ना टूटे, फिर आप जो है वो कब्जा भी ले सकें, पोजेशन। ठीक है ना, वरना तो ये वही वाली बात है, जो फ्यूचर गुड्स हैं वो तो इस्लाम में मना है, लेकिन जो गुड्स आप, तो अब जब आपकी शादी हो जाए और वो प्रॉपर शरई कॉन्ट्रैक्ट हो और उसमें ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन भी होती है, पता है, हक महर आपकी जेब से निकला नहीं ना, तो अभी आपको अंदाजा नहीं। आप लोग तो बस शादी समझते हैं कि शादी से बस 2 लोग आपस में मिलजुल के हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। ये हंसी खुशी वाली बात भी शुरू में आपको लगती है। तो खैर,
तो ये इसलिए वो जो भाई शादी या इस तरह की बात कर रहे थे, तो मैंने इसलिए जो है ना, या समाजी ऑफर की बात कर रहे थे, तो मैंने इसलिए ब्रेक लगवा दी कि वो एक अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, हमसे उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये बेसिक्स बहुत सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो लॉ है उसके ऊपर भी बहुत सारे रूल्स ये वाले चलते हैं। इवन मैरिज वाले में भी काफी सारे रूल्स यहां से भी हैं और कुछ रूल्स उनके अपने बनाए हुए भी हैं। तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस की एग्जांपल उन्होंने सही दी थी, एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी और दूसरा मुस्कुरा दिया, तो शायद वो एक इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, लेकिन वो फिलहाल हमारे स्कोप से आउट हो गई। हमारे स्कोप में बताएं। मेट्रो सर्विस एक गाड़ी है जो एक जगह पे एक स्टॉप पे खड़ी हुई है, उस गाड़ी में एक मीटर है, वो गाड़ी जितना चलती है उस मीटर के हिसाब से एक रेट है जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके मुताबिक पैसे लेती है। आप गाड़ी में बैठे और कहा जौहर टाउन, उसने जौहर टाउन आपको पहुंचा दिया। टेक्निकली आपने ऑफर दी थी कि जौहर टाउन मुझे पहुंचाओगे तो तुम्हारे मीटर के हिसाब से जितने रुपए बनते होंगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन आपने बोला तक नहीं था ये वाली बात। बट जब आप एक कमर्शियल गाड़ी जो कि मीटर वाले रेट पे चलती है उसमें आप आके बैठे और वो चल पड़े और उन्होंने आपको मंजिल पे पहुंचा दिया, तो टेक्निकली माना जाएगा कि आपका उस गाड़ी में आके बैठना और उनको जौहर टाउन बोलना वॉज एक्सेप्टेंस। ऑफर उन्होंने दी हुई थी, उनकी तख्ती पे लगा हुआ था कि पर किलोमीटर 20 रुपए, तो वो एक ऑफर लगा के बैठे हुए थे। हाँ, अगर आप गाड़ी में बैठते और कहते जौहर टाउन जाने का क्या लोगे, वो कहता 500 रुपए लूंगा, वो ऑफर दे रहा है। या आप गाड़ी में बैठ के कहते कि जौहर टाउन 400 में लेके जाओगे, अब आप ऑफर दे रहे। यानी जो पहले पेशकश करेगा ना कि भाई मेरे तुम्हारे दरमियान ट्रांजैक्शन इतने में हो जाए, वो ऑफर है। अगला बंदा मान जाएगा तो प्रॉमिस बन गया। अगर अगला बंदा काउंटर ऑफर दे दे कि नहीं ये नहीं 500 ज्यादा है 400, तो इस वक्त मेरी एग्जांपल ये थी कि एक ऐसी टैक्सी खड़ी हुई है जिसका एक प्रॉपर फिक्स रेंट पहले से लिखा हुआ आ रहा है, तो इसलिए उसकी ऑफर तो बड़ी क्लियर कट ओपनली कम्युनिकेटेड है। आपका उसकी गाड़ी में बैठना और उसे जौहर टाउन कहना एक्सेप्टेंस है कि हाँ ठीक है भाई मैं कबूल करता हूं कि जौहर टाउन तक तुम्हारे इस रेट पे जो तुमने लिख के लगाया है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इन ड्राइव वगैरह में जब आप जो है वो सर्च करते हैं, अब अगेन 2-3 तरह की एप्स होती हैं। कुछ एप्स ऐसी होती हैं जहां आपको 4-5 ऑप्शन नजर आ रही होती हैं, और कुछ ऐप ऐसी जैसे क्रीम, उबर वगैरह, इसमें क्या करते हैं, आप कहते हैं मैंने फलाना जगह जाना है तो लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये वाली गाड़ी इतने रुपए, वो अपनी तरफ से आपको ऑफर कर चुके होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। जब आप कहते हैं गो, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला नहीं है लेकिन आपका वो बटन दबाना आपकी एक्सेप्टेंस है। और जो इस तरह की होती हैं जहां मल्टीपल रेट आ रहे होते हैं, जहां भावता होना होता है, तो वहां पे आपको मल्टीपल ऑफर आ रही हैं, आपको उनमें से जो ऑफर पसंद आई आपने उसको क्लिक कर लिया, या आपको किसी ने ऑफर दी, आपको मजा नहीं आया, आपने वहीं पे 5 रुपए कम कर दिए, 10 रुपए कम कर दिए, दोबारा से ऑफर कर दी। जी सर, ये काउंटर ऑफर नहीं बन जाएगी? जैसे पहले आपने कहा था कि पर्सन ए कहता है बी को कि मैं $120 पे एक ऑयल बैरल दूंगा, ठीक है, उसके आगे मैंने उसको कह दिया मैंने 50 बैरल लेने, ठीक है, उससे कह नहीं सकता नहीं 30 में लेंगे 35 में लेंगे, मेरी काउंटर ऑफर थी। अब अगेन ये सही कह रहे हैं कि अगर एक बंदे ने कहा है कि मैं 1 बैरल बेचूंगा और आप उसे जाके कहीं नहीं मुझे ज्यादा बैरल चाहिए, फिर तो वो आपकी तरफ से ऑफर है। लेकिन जो टैक्सी वाला था उसने ये नहीं कहा था मैं सिर्फ 1 किलोमीटर चलूंगा, या मैं, उसने मतलब लिख के लगाया हुआ था कि भाई 20 रुपए पर किलोमीटर चार्जेस हैं और उस वक्त नीचे लिखा हो विद इन लाहौर, तो इसका मतलब उसने अपनी तरफ से अपनी सारी शराइत बताई हुई है। तो ऑफर का एक रूल हम कल पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह ताला कि अगर एक ऑफर देने वाले ने अपनी ऑफर में कोई शर्त रखनी हो तो वो ऑफर में बड़ा क्लियर कट उस शर्त का जिक्र करता है। तो हो सकता है आप वहां बैठे, आपने कहा 20 रुपए पर किलोमीटर, आपने कराची का अंदाजा लगाया 1200 किलोमीटर मल्टीप्लाई किया 20 से, आपने जाके कहा ले जाओ कराची, तो और उसके बाद वो नहीं माना तो आप अदालत ले गए, तो ऐसा नहीं है। तो वो फिर एक बंदे को ऑफर देते हुए बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी ऑफर में क्या है। तब भी सियाने बिजनेस क्या करते हैं, सितारा लगा देते हैं, जी लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, और वो इतनी बारीक होती हैं कि पढ़ी नहीं जाती। आप मुख्तलिफ एप्स इंस्टॉल करते हैं और उसको अपने मोबाइल में करते हैं तो वो आपके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, पूरा वो एग्रीमेंट 17 सफ़े का होता है बारीक फॉन्ट के साथ, वो आप पढ़ते नहीं, उसमें लिखा होता है कि कभी भी हम आपके कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे आपने, अगर आपके मोबाइल के माइक से हमने कुछ सुना और वो डाटा उठा के हमने मार्केटर को शेयर किया तो यकीन माने आपको उस पर कोई एतराज नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। पहला प्रॉब्लम इंग्लिश, दूसरा प्रॉब्लम बारीक, तीसरा प्रॉब्लम 17 सफ़े, आप नीचे जाके कहते हैं एक्सेप्ट। इवन वो आपको एक दफा सामने कॉन्ट्रैक्ट से गुजारते जरूर हैं
ताकि आप ये ना कहें मैंने तो देखा ही नहीं था। वो कहते हैं आपने देखा था, आपने स्क्रॉल किया था, आप नीचे तक गए थे और फिर जाके बटन पे क्लिक किया था, तो अंदर वो सारी बातें लिखी होती हैं जिसमें वो अपनी पसंद की सारी शर्तें डाल देते हैं। आपको नहीं पसंद, आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आप जब ओके कर देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने उनकी सारी बातें मनोअन मान ली हैं। तो अब तो आप बड़े हो गए, अब आज से ऑनवर्ड आप जब ऐप भी करेंगे तो आप बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि कानूनी बाइंडिंग है वो। कानूनी तौर पे आप पे, आप कानूनी तौर पे उन पे केस कर सकते हैं अगर किसी एक पार्टी ने दूसरे के साथ मुआहदे की खिलाफवर्जी की। तो कल को पता लगे कि आपकी तस्वीरें उठा के नेट पे डाल दी उन्होंने, और आप जनाब उनसे कहेंगे जी आपने क्या किया, तो वो कहें जी वो सफा नंबर 6 की पैराग्राफ नंबर 3 की 7वीं लाइन में क्या लिखा हुआ था, और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया था। खैर वापस इधर आते हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस समझ आ रहा है? तो ये ओवरऑल ये जो आज हमने कहानी डिस्कशन की है ये आपको समझ आ रही है? तो किताब यानी कि फिलहाल जो आपके पास हैंड आउट है उसमें आपने पहला सफा, क्या इस पे ऑफर की डेफिनेशन तो नहीं, ऑफर की डेफिनेशन को छोड़ के आप पहले सफे को देख के आ सकते हैं। अब अगेन जब आप घर जाके देखेंगे और यही बात आपने क्लास में पढ़ी होगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट याद तो करना ही नहीं। तो फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि बकाया 1 घंटे में क्या करना था, बड़ा सोचेंगे तो आप कहेंगे सर ने कहा था लिखना है, फिर आप कहेंगे ओहो रजिस्टर तो है ही नहीं मेरे पास, कल से लिखना शुरू करूंगा। तो ऐसा नहीं है, घर जाते हुए रजिस्टर लाजमी लेना है। आज इतना सा लोड उठाना आसान है, लेकिन 5 दिन बाद 6 सफे लिखना मुश्किल होगा। और इस वक्त जब डेली का डेली काम हो रहा होगा तो यकीन माने फिर 5 दिन बाद आपको ज्यादा जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा एक अजीबोगरीब सी अफवाह फिर से है, गवर्नमेंट को मजा नहीं आया, उन्होंने कहा यार कॉलेज वालों ने 2 दिन क्लास कर कैसे ली। पहले एक अफवाह थी स्मार्ट लॉकडाउन वाली, सैटरडे संडे वाली, वो फिर गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से तरदीद कर दी कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज एक नई अफवाह भी गर्दिश कर रही है, हम शाम तक देखेंगे कि क्या वो ऑफिशियल कंफर्मेशन है या नहीं। तो आप लोगों ने अपने ग्रुप में जरूर अलर्ट रहना है कि गवर्नमेंट अगर अचानक से फिर से कोई उल्टी सीधी बात करने लगी है तो हम जो सिचुएशन है वो देख के फिर हम आपको बता जरूर सके। तो कल क्लास में आने से पहले एक दफा व्हाट्सएप जरूर देख लेना है, वो ग्रुप जरूर देख लेना है, क्योंकि अभी तक तो गुमान ये है कि हो सकता है वो एक हवाई बात हो, क्योंकि पिछले दिनों भी स्मार्ट लॉकडाउन वाली पोस्ट इतनी दफा शेयर हुई कि सच लगना शुरू हो गई। बाद में गवर्नमेंट ने बकायदा नोटिफिकेशन देके कहा कि भाईजान वो फेक न्यूज है, उस पर भरोसा मत करें। फिर सीधा से लोग तो 15 अप्रैल तक छुट्टियां मनाने के चक्कर में थे। वो पुराना सिकंदर हयात नहीं पोस्ट कर दिया, अब सुना ही शायद उसने कुछ ना कुछ वो पोस्ट की है। तो हम शाम तक सिचुएशन को देखेंगे और जो गवर्नमेंट की फाइनल नोटिफिकेशन है हम आपको ग्रुप में जरूर बताएंगे कि वो इस तरह से कह रहे हैं। अल्लाह करे कि वो कुछ बुरा ना कह रहे हो। ठीक है जी।